नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी। विश्वास जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। विश्वास जी, आपके नाम के अनुरूप ही इस वक्त अगर इस महामारी, इस विभीषिका को, कोरोना की इस संक्रामक बीमारी को रोकने के लिए अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो ज़रूरत है उस विश्वास की जो जनता और सरकार के बीच में बने। तो क्या वो विश्वास पैदा कर पाएंगे आप? नहीं, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये सेकेंड वेव पूरे देश में आई, मध्य प्रदेश भी इससे छूट नहीं पाया। पर आप देखेंगे कि पिछले हफ्ते से इस संक्रमण की बहुत तेज गति से जो रफ्तार आई थी उसको मध्यम करने में हम जरूर सफल रहे हैं। अब ये जरूर है कि इसमें मैं केवल सरकार को ही श्रेय दूं ऐसा नहीं बोलूंगा। मैं सरकार के तो सत प्रयास हैं, सरकार ने बहुत तन्मयता के साथ, बहुत शिद्दत के साथ काम किया, पर उसके साथ साथ जनता का भी आत्मानुशासन है। और जनता अनुशासन में आती है, संयम में आती है, व्यवस्थाओं का पूरा पालन करती है, व्यवस्थाओं को शिरोधार्य करती है। इसका मतलब कि जनता का सरकार के पर विश्वास है, इसीलिए उन निर्देशों का पालन कर रही है। इसलिए मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता का हमारी सरकार पर विश्वास है। इसीलिए चाहे वो कोरोना कर्फ्यू का मामला हो, जनता कर्फ्यू का मामला हो, मास्क लगाना हो, पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हो, सार्वजनिक कार्यक्रमों का बहिष्कार करना हो, शादियों को टालना हो, ये सब सरकार के प्रयास जो सरकार ने निवेदन के रूप में जनता के सामने रखे, निर्देशों के रूप में नहीं, और उस निवेदन को यदि सरकार ने माना है, इसका मतलब सरकार का विश्वास है हम पर, जनता का विश्वास है हम पर। आपने कहा कि सरकार पर है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि सरकार हर स्तर पर, हर मोर्चे पर, चाहे लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू से के निर्णय हों या जो मेडिसिन हैं, जो रेमडेसिविर है, ऑक्सीजन है, इन सब की जो सहूलियत जनता को देने में सरकार पूरी तरह असफल रही है और 2-3 बार तो कमलनाथ जी इस्तीफा मांग चुके हैं। नवीन जी, मैं इस समय पर राजनीतिक किसी बयान पर बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर इस देश का ये दुर्भाग्य है, आदि अनादि काल से हम ये देखते हैं कि बहुत सारे विघ्न संतोषी हैं जिनको केवल विघ्न डालने में ही संतोष आता है। ये वही राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने हर समय इस महामारी में व्यवस्था में लगे हुए लोगों को हतोत्साहित करने का प्रयास किया और व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाया। अब कमलनाथ जी किस मुंह से कोरोना के संक्रमण की रोकथाम या मरीजों के इलाज की बात कर सकते हैं? क्या उनको ये नैतिक दायित्व है या नैतिक अधिकार है? आपको याद होगा जब कोरोना शुरू हुआ था तो कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और वो कोरोना की समीक्षा नहीं कर रहे थे, वो आईफा अवार्ड की समीक्षा कर रहे थे। उन्हें इस बात की फिक्र नहीं थी कि इंदौर जो बहुत बड़ा हॉट स्पॉट है, वहां कोरोना को लेकर वो 2 दिन तक रुके रहे। पर क्यों रुके रहे? कि जैकलीन फर्नांडिस और सलमान खान का उन्हें स्वागत करना था। क्या कमलनाथ जी इस बात को बताएंगे कि वो छाती ठोक ठोक कर उन्होंने कहा है कि देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से, फार्मा उद्योग से मेरे संबंध है? एक रेमडेसिविर वो लेके आ पाए अलग से? एक ऑक्सीजन प्लांट लगा पाए? क्या उन्होंने 1 रुपया, अरबों रुपए उन्होंने मध्य प्रदेश से कमाए हैं, क्या 1 रुपया सरकार के अलावा जनता पर खर्च कर पाए? केवल कह देने से काम नहीं चलेगा। हमारी सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान जी को मैं साधुवाद दूंगा, जिन परिस्थितियों में हमारी सरकार बनी, उन्होंने शपथ लेने के बाद सीधे वल्लभ भवन जाकर कोरोना की समीक्षा की और हमने आज जिस तेज गति से कोरोना बढ़ा था उसको निश्चित रूप से थामने में हमने पूरी तरह से सफलता प्राप्त की। मैं ये नहीं बोल रहा कोरोना खत्म हो गया, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें बहुत खुश होने की बात है, परंतु ये जरूर देखिए कि इस सेकंड वेव में कहाँ हम तीसरे स्थान पर थे देश में, आज हम 15वें 14वें स्थान पर आ गए। तो ये निश्चित रूप से सरकार के सत प्रयास है और जनता का आत्मानुशासन है। और फिर मैं जनता से अपील करूंगा, देखिए दवाई, रेमडेसिविर, बाकी बेड, ऑक्सीजन, ये सब तो सरकार उपलब्ध कराएगी, हम कटिबद्ध हैं, परंतु निश्चित रूप से कोरोना कर्फ्यू का हम पालन करें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क निश्चित रूप से पहने और उसी के बाद हम इस संकट से अपने को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। कांग्रेस के या बाकी नेताओं के बयान
केवल केवल गुमराह करने वाले हैं। क्या कांग्रेस पार्टी इस बात का जवाब देगी कि क्यों उनके नेताओं ने वैक्सीन को लेकर अनर्गल बातें की, क्यों वैक्सीनेशन के लिए लोगों को हतोत्साहित किया? आज यदि वैक्सीन लग जाती, वैक्सीनेशन की शॉर्टेज पर भी सवाल है। आज वही मैं बोल रहा हूं, पहले ये कहते थे, ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मजाक उड़ाया था कि लॉकडाउन क्यों किया, उन्होंने थाली और ताली का मजाक उड़ाया था। आज कह रहे हैं टोटल लॉकडाउन लगाओ। ये वही राहुल गांधी, कमलनाथ जी हैं जिनके साथ के नेताओं ने कहा कि वैक्सीन, ये मोदी की वैक्सीन है, भाजपा की वैक्सीन है, ये सुरक्षित नहीं है, वैक्सीन मत लगाओ। उसी के कारण तो आज यदि ये लोग ऐसे बयान नहीं देते और पूरे देश में वैक्सीनेशन ठीक ढंग से होता तो ये तो आपको क्या लगता है कि वैक्सीनेशन का जो फर्स्ट फेज है उसमें जो एक निरुत्साह सामने आया, लोगों की एक उदासीनता सामने आई, तो वो इस वजह से आई कि लोगों के अंदर एक मति भ्रम पैदा हो गया कि ये वैक्सीन कहीं उनके लिए खतरनाक साबित, ये तो मीडिया भी कहता है, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों या दिग्विजय सिंह जी हों या कांग्रेस के और नेता हों, उन्होंने तो वैक्सीन का मजाक उड़ाया, ये कहा कि वैक्सीन लगाओगे तो नुकसान हो जाएगा, ये सुरक्षित नहीं है वैक्सीन। तो देखिए, लोगों को कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से या नेता के माध्यम से कंफ्यूजन तो क्रिएट होता है, और इसीलिए हम देखते हैं कि जो हेल्थ वर्करों का टर्नअप था या फ्रंटलाइन वॉरियर्स का टर्नअप था, उसमें कहीं ना कहीं कमी तो आई। 100% तो लोग नहीं आ पाए क्योंकि लोगों को लगता है वैक्सीन लगाएंगे तो हो सकता है नुकसान हो जाए। तो ये यदि वैक्सीन में कमी आई तो उसका सीधा सीधा दोष कांग्रेस पर जाता है ऊपर, और आपकी पार्टी के ऊपर, कि आप लोग जो है वो चुनाव प्रेमी हो, तो चुनाव यहाँ दमोह में और बाकी पार्टी पश्चिम बंगाल और इन सब जगहों पे लगी रही, इस वजह से चुनाव के कारण कोरोना फैला। हालांकि जिन प्रदेशों में चुनाव नहीं है वहां भी फैला, लेकिन कांग्रेस, देखिए नवीन जी, दो बातें हमें सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि चुनाव कराना नहीं कराना पूरी तरह से चुनाव आयोग का प्रीव्यू है, उसका अधिकार है। और एक तरफ आप कहते हो कि चुनाव आयोग को पूरी तरह से हमें ऑटोनोमस बनाना, उस पर किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होना, तो हम हस्तक्षेप कैसे कर सकते थे? कि हम सरकार के रूप में उसको ये बोल देते चुनाव मत कराओ? बताइए, हम कर सकते हैं क्या? एक तरफ तो आप बोलते हो कि उसको बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी बना के रखिए, हम हस्तक्षेप नहीं करते। चुनाव आयोग का था, पर दूसरी बात, चुनाव आयोग का भी कोई इल इंटेंशन नहीं था। जिस समय चुनाव को घोषित किया गया उस समय फर्स्ट वेव बहुत नीचे चली गई थी, लोगों को लगता था अब ये चले, अब कोरोना खत्म हो गया है। पर जिस प्रकार से सेकेंड वेव आई, और आपने बहुत अच्छी बात बोली, केवल चुनाव वाली जगह ही ये कोरोना नहीं है, उस बाकी जगह भी कोरोना है। बल्कि चुनाव में क्या केवल भारतीय जनता पार्टी ने ही काम किया, कांग्रेस ने नहीं किया क्या? क्या कांग्रेस के नेता घर बैठे रहे? क्या कमलनाथ जी दमोह नहीं गए? क्या राहुल गांधी केरल नहीं गए? ये अलग बात है कि उनकी पब्लिक मीटिंग्स में भीड़ नहीं आई, ये अलग बात है। परंतु केवल ये कहना कि बीजेपी ने चुनाव करा दिया और बीजेपी ने कोरोना फैला दिया, मुझे लगता है ये फिर संकीर्ण मानसिकता है। चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम था और उस चुनाव में हर पार्टी ने पार्टिसिपेट किया। हमारी पार्टी ने तो उन चुनाव प्रचार में भी कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें लोग, इसका पूरा निश्चय किया। नहीं, आपने एक बात कही कि जैसे दीगर राज्य जिनमें चुनाव नहीं है और जिनमें चुनाव थे, उनमें से कई ऐसे राज्य जिनमें चुनाव नहीं है, उसमें संक्रमण उन राज्यों से भी ज़्यादा है कि जहां चुनाव थे। तो आप ये सवाल भी उठा रहे हैं कि चुनाव अपने नियत समय पे हुआ, चुनाव आयोग के निर्देशों पर हुआ, और चूंकि पार्टियां थी तो हम लड़े, कांग्रेस भी लड़ी, लेकिन कांग्रेस में राहुल गांधी जी ने लास्ट मोमेंट पे बंगाल में कहा था कि अब वो रैली नहीं करेंगे। तो वो ऐसा क्यों कहा था? नहीं, उनकी रैली में आ कौन रहा था? देखिए, नाचना आवे आंगन टेढ़ा। राहुल गांधी की रैली में आएगा कौन? कांग्रेस को एक सीट नहीं मिली बंगाल में, कम्युनिस्ट खत्म हो गए, कांग्रेस को कोई पूछने वाला नहीं है। पिछली बार वो 44 पे थे, 44 पे थे, आज 0। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि राष्ट्र विरोधी ताकतों को हमने रोक दिया है। उन्होंने क्या रोका? उन्होंने क्या कर लिया? कौन राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं? वो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जिन्होंने 370 समाप्त किया। वो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जिन्होंने पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया। क्या वो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जिन्होंने सेना का सम्मान बढ़ाया? वो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो देश का मान और सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा रहे हैं। अब उनकी डिक्शनरी में यदि हम लोग राष्ट्र विरोधी हैं तो फिर भगवान ही मालिक है। इस देश का मान और सम्मान बढ़ाने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और फिर मैं एक बात कहना चाहता हूं नवीन जी, ये राजनीतिक शायद सवाल आपने नहीं किया, पर फिर मैं ये कहना चाहता हूं, इन 5
राज्यों के चुनाव में भी भाजपा बहुत तेजी से बढ़ी है। बंगाल में हम जहां पर 3 या 4 थे, आज हम 80 के लगभग पहुंच गए। तो भारतीय जनता पार्टी का तो विस्तार हुआ ही है। कांग्रेस अपने बारे में विचार करे, ना उसका नेता है, ना नीति है, ना नियत है, और इसीलिए वो पूरे देश से गायब हो रही है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री महोदय ने आपको कोरोना की रोकथाम हेतु प्रभार सौंपा, पूरा मॉनिटरिंग का सिस्टम सौंपा, तो बहुत बारीकी से उसको ऑब्जर्व किया है आपने डे टू डे। क्या फर्क महसूस करते हैं कि आपको लगता है कि बहुत जल्दी स्थितियां पूर्ण नियंत्रण में होंगी? देखिए, फिर मैं ये कहूँगा कि महामारी में हर व्यवस्था छोटी लगती है। ये महामारी है नवीन जी, ये बीमारी नहीं है, इसीलिए इसको महामारी कहा जाता है। और महामारी से कोई बच नहीं पाता। महामारी में हर व्यवस्था हमें कहीं ना कहीं छोटी और कम लगने लगती, पर हमारी सरकार ने पूरी तरह से काम किया। मैं बताना चाहता हूँ, बीच में 20 दिन ऐसे हुए कि हमने रोज 1000 बिस्तर बढ़ाए। हम अप्रैल से लेकर अभी तक की बात करेंगे तो हम 20 दिन में हमने 29,000 बिस्तर बढ़ाए। आज टोटल मिलाकर लगभग मध्य प्रदेश में 55,000 बिस्तर हैं। हर जिले में हमने वेंटिलेटर उपलब्ध कराया, हर जिले में आईसीयू है, एचडीयू है। हर स्थान पर मध्य प्रदेश में कोई जिले का अस्पताल या मेडिकल कॉलेज या बाकी कोई छोटा अस्पताल नहीं है जहां हमने ऑक्सीजन की लाइन नहीं डाली। ये मध्य प्रदेश है, जब कोरोना नहीं था तो हम केवल 70 मैट्रिक टन पूरे प्रदेश में हमारी ऑक्सीजन की आपूर्ति होती थी। आज हम लगभग 500-550 टन मैट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहे हैं। देश के कोटे को 100% हम उठाने में सक्षम है, चाहे रेल का मार्ग हो, चाहे सड़क का मार्ग हो, या वायु का मार्ग हो। हर जगह से ऑक्सीजन प्रोक्योर करने की हम व्यवस्था कर रहे हैं। हमने हर जगह, हर स्थान पर डॉक्टर उपलब्ध हो सके, हमने पैरेलल फोर्स बनाई है हेल्थ वर्कर्स की, चाहे वो एलोपैथी के हों, आयुष के हों, होम्योपैथी के, उनको ट्रेनिंग दी है। पैरामेडिकल, नर्सिंग स्टाफ, हमने उसको खड़ा किया है। हमने एक माहौल बनाया है। हमने दोनों स्तर पर काम किया। जहां एक और संक्रमण को तोड़ने के लिए हमने सेंट्रलाइज प्रदेश स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं की, हमने जिले की जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की रिकमेंडेशन है उसको माना, और कोरोना की चेन को तोड़ने में हम उसमें सफल रहे। कोरोना के प्रोटोकॉल का लोग ध्यान रखें, इसके लिए जन जागरण किया। तो जो मरीज कोरोना से पीड़ित हो गए उनका उचित इलाज हो सके, बिस्तरों की पूरी व्यवस्था, गांव-गांव तक चिकित्सकों की व्यवस्था, ये सब हमने बावजूद इसके आपके ऊपर ये सवाल उठाया जा रहा है कि ये ऐसी स्थिति है कि जब प्यास लगी है तभी कुआं खोदने वाली। देखिए, फिर मैंने कहा कि यदि चलिए यहाँ पे स्थिति है तो फिर राजस्थान में किसकी सरकार है? क्या राजस्थान में प्यास लगने के बाद कुआं नहीं खोदा? ये केवल देखिए, राजनीति इस तरह से नहीं होती है, और बहुत सारी जगह पर है कांग्रेस की सरकार। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? छोटा सा राज्य है, क्या हो पाया? और छत्तीसगढ़ में तो ऑक्सीजन खुद वो, उनके यहाँ जितनी ऑक्सीजन है कहीं नहीं है, फिर क्या हो पाया? हमारी सरकार ने तो चुनौती के साथ, नवीन जी मैं फिर बोल रहा हूं, हम बड़ी बातें नहीं कर रहे, हम कटिबद्ध है। जनता को यदि कोई असुविधा हुई है तो हम अपनी पूरी तरह से जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। पर इस दूसरी दौर में भी मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, हमने पूरा प्रयास किया। हो सकता है घंटे 2 घंटे किसी को बिस्तर मिलने में दिक्कत हुई हो, परंतु उसको बिस्तर मिला। दिक्कत कहाँ है? यदि कोई आदमी चॉइस के हॉस्पिटल की बात करता है कि मुझे इसी अस्पताल में जगह चाहिए, यदि वो भरा होगा तो फिर कौन क्या कर पाएगा? दिक्कत वहां आई। पर हमने पूरी रात भर जगकर, और इसमें हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमने बड़ा काम किया, ये हमारी जिम्मेदारी है, और हम इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने को तैयार हैं। के निर्वहन के दौरान एक स्थिति ऐसी भी थी कि आपके परिजन कोरोना संक्रमित थे और आपके ऊपर चूंकि प्रभार था, तो घर की जिम्मेदारियों का भार, जनता की जिम्मेदारियों का भार, और सबसे ज्यादा अपने नैतिक दायित्व का बोध, तो उस परिस्थिति को जरूर जानना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि जब विकट परिस्थिति आती है तो भगवान ही संबल देता है और भगवान ही मार्ग प्रशस्त करता है। ये बात सही है। जब एकदम पीक था तो मेरे परिवार में भी बहुत लोग संक्रमित हुए। मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बहन, मेरी भांजी, मेरी नीस, मेरे मामा का पूरा परिवार, मेरी मौसी का पूरा परिवार, मेरे चाचा के बेटे, उनकी वाइफ, पूरा परिवार संक्रमित हुआ एक लगातार। पर भगवान की शक्ति थी, और उसके साथ साथ एक मेरा पूरा मध्य प्रदेश का बड़ा परिवार, भोपाल में और पूरे प्रदेश में
जिस प्रकार की स्थिति थी, और मैं नवीन जी ये कहना चाहता हूं, दिन में 5, 8, 10 बार तो भावुकता आ जाती थी जब लोगों को लगता था किसके परिजन जा रहे हैं। इस बीच में मेरे वाइफ के ब्रदर की डेथ हुई, तो ये समय तो बहुत कष्टदायक था, पर भगवान शक्ति देता है और भगवान ने शक्ति दी। अभी भी हम प्रयास कर रहे हैं, और मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि देखिए, इस पूरे यदि मध्यम हुई है तो इसमें असली श्रेय हम सरकार को श्रेय नहीं दे रहे हैं। सरकार ने तो सत प्रयास किए ही, जनता का आत्मानुशासन। और मैं फिर जनता से अपील करूंगा कि इस महामारी से निपटने में हमें अपने अनुशासन को, अपने संयम को और सख्त करना पड़ेगा। हम बाहर ना निकलें, हम प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। अभी कोरोना गया नहीं है, तीसरी वेव आएगी तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना, और इसलिए हमने तैयारी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के मद्देनजर अगर हम देखें तो प्रदेश के जितने भी चिकित्सा महाविद्यालय हैं वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की रीढ़ है। वहीं से डॉक्टर पढ़ के निकलते हैं, बड़े बड़े जानकार लोग वहाँ हैं, व्यवस्थाएं हैं, हर मेडिकल कॉलेज का अपना अस्पताल है, पूरी व्यवस्थाएं हैं। उन मेडिकल कॉलेजों के आसपास के फिर जिला अस्पताल, फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इस बीच में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग का और चिकित्सा शिक्षा विभाग का एक बहुत बड़े लेवल का कोऑर्डिनेशन होने की जरूरत थी। कई बार वो तारतम्य बिगड़ता है सामान्य। मुझे लगता है ऐसा कुछ है नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगा। और सही मायने में इस कोरोना के काल में दोनों विभाग एक होकर ही काम कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमने मेडिकल कॉलेजेस में भी, अब आप देखिए, इसका सकारात्मक पक्ष भी मुझे लगता है नवीन जी जरूर बताना चाहिए। हमारे मेडिकल कॉलेज में, हम भोपाल के जैसे हम बात करें जीएमसी की, हम 300 बिस्तर का आईसीयू चला रहे हैं। कैन यू इमेजिन? आप सोच सकते हैं, 300 बिस्तर का आईसीयू, केवल आईसीयू में 800 बिस्तर चला रहा हूं कोरोना के। नॉन कोविड भी काम चल रहा है हमीदी अस्पताल में, और उन 650 बिस्तरों में से 300 बिस्तर आईसीयू के हैं। ये सकारात्मक पक्ष है। हम सरकारी व्यवस्थाओं को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। हमारे हर मेडिकल कॉलेज में जितनी उसकी क्षमता है उससे 2 गुना जाकर हम लोगों का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर्स हमारे रात रात भर, दिन भर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है देश के किसी भी बड़े सेक्टर, किसी भी बड़े प्राइवेट सेक्टर में बताइए कि एक अस्पताल में 300 आईसीयू चल रहे हो, हम भोपाल में चला रहे हैं, और मुझे लगता है सुव्यवस्थित चला रहे हैं। ये कोरोना की महामारी का इसकी जो इंटेंसिटी है बीमारी की, बहुत खतरनाक है। यदि ये लंग्स में पहुंचती है तो निश्चित रूप से लोगों की जानलेवा बीमारी हो जाती है। पर हम प्रयास कर रहे हैं, हम जनता से अपील भी कर रहे हैं और जनता के प्रति कटिबद्धता भी दिखा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री अभी लगातार इस प्रकार की खबरें आ रही थी कि चूंकि सरकारी अस्पतालों से इतर प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स थे उनमें इलाज बहुत महंगा पड़ रहा था, और एक बड़ा तबका ऐसा है जो अफोर्डेबल नहीं था उसके लिए, और आयुष्मान योजना में ये शामिल नहीं था। तो कल कोर मीटिंग में, इसमें आप स्वयं भी शामिल थे, मुख्यमंत्री महोदय ने एक निर्णय लिया कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत अब इन सब का इलाज किया जाएगा। तो करीब 80% आबादी मुझे लगता है कि उसके अंदर कवर होगी, जिसमें उनके परिजन भी हैं। तो इस निर्णय पर यह कहा जा रहा है कि पहले क्यों नहीं लिया गया? नहीं, देखिए, पहले से हम सरकार मुफ्त में जनता को इलाज मिल सके इसके लिए कटिबद्ध है। आप पहला यदि दौर देखेंगे, जिस समय कोरोना आया था उस समय भी हमारे सरकारी अस्पताल में मुफ्त में इलाज मिला। हमने प्राइवेट बहुत सारे अस्पतालों को अधिकृत किया, उन पर हमें मिला। उसके बाद ये आयुष्मान योजना के तहत भी लोगों को फ्री में इलाज मिला, और ये सुनिश्चित किया गया कि हर अस्पताल में कम से कम 20% बिस्तर जो आयुष्मान कार्डधारी हैं उनके लिए रिजर्व किए जाए। पर देखने को मिला कि बहुत जगह पर ये नहीं हो पाया, इसलिए सरकार ने, और उसके पीछे का कारण क्या था कि निजी अस्पतालों का ये एक पॉइंट था कि हमें जो आयुष्मान के रेट हैं उसमें नुकसान होता है, और वो आयुष्मान के रेट में दिक्कत है, खासकर कोविड के इलाज में, क्योंकि कोविड के प्रोटोकॉल में पीपीई किट पहनना है, जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको कंपैरेटिवली ज़्यादा तनख्वाह देना है, उनके ओवरहेड्स बढ़ जाते हैं, भोजन उपलब्ध कराना है, साफ सफाई को लेके, बायोमेडिकल जो वेस्ट है उसको डिस्पोजल के लिए, इसमें बहुत सारे अस्पतालों के ओवरहेड्स बढ़ते हैं। तो सरकार ने, पहले से हमारी ये योजना तो थी, पर हमने उसमें 40% की और वृद्धि की है कि जो आयुष्मान जो रेट है उसमें 40% हम ज़्यादा देंगे। उससे 2 फायदे होंगे। एक तो जो अस्पताल है वो सहर्ष
अब लोगों का उपचार करेंगे। और इस योजना का हमने थोड़ा और विस्तार किया है कि यदि किसी के पास पहले परिवार में जिसके पास कार्ड रहता था उसी का इलाज होता था, अब ये सुनिश्चित किया है कि उस कार्ड के एवज में परिवार के सभी लोगों का हम कोविड में इलाज कराएंगे। कोविड के इलाज के लिए यदि आयुष्मान कार्ड बनाना हो तो उसकी हमें जल्द से जल्द प्रक्रिया करेंगे। किसी आदमी के पास कार्ड नहीं है, उसके घर में किसी का कार्ड है, तो केवल अपना इस बात का प्रमाण दे कि वो उसी परिवार का सदस्य, उसका हम इलाज शुरू कर देंगे। सिटी स्कैन को लेकर पहले था कि परिवार में साल भर में केवल 5,000 रुपए मिलेंगे, अब हर परिवार के सदस्य को हमने दिए। तो बेसिकली हम फ्री इलाज तो पहले भी कर रहे थे, इसको और युक्त कर इसका विस्तार किया है, जिसमें आपने कहा कि 80% आबादी कवरेज में आती है। जी, तो एक बहुत बड़ी आबादी को राहत मिली है। ये योजना का तत्काल लाभ जनता तक पहुंचे और त्वरित लाभ पहुंचे, उसके लिए क्या तैयारी है? नहीं, उसके लिए तैयारी है। जैसा हमने इसके लिए हम हर जिले में एक नोडल अधिकारी बना रहे हैं, नंबर डेडिकेट कर रहे हैं। यदि किसी को इस विषय में कहीं दिक्कत हो तो उसकी पूरी व्यवस्था होगी। आज ही मैं इस पूरी योजना की फिर से समीक्षा कर रहा हूं, 2 बजे से हमारी मीटिंग है। फिर उसके बाद ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी के कार्ड समय से बन सकें, लोगों को इलाज हो सके। और केवल नवीन जी यही नहीं, यदि प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे अस्पताल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूं, उनको उत्साहित करता हूं, उनको हतोत्साहित नहीं करना चाहता, पर इसके एवज में महामारी की आड़ में या लोगों की मजबूरी में कुछ हॉस्पिटल कहीं ना कहीं अन्याय भी कर रहे हैं, तो सरकार उसके लिए भी सख्त है। आपने एक 3 सदस्यीय सीनियर आईएएस की कमेटी बनाई है कि अगर कोई बिल में इरेगुलेटरी है, कोई उसमें मतलब एक ठगी है कोई। देखिए, वो इसीलिए क्योंकि यदि किसी को ये लगता है कि उनके परिजनों के साथ या उनके मरीजों के साथ गलत बिल लिया गया है तो वो शिकायत करेगी, तो उसकी जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। हमने भोपाल में कार्रवाई भी की, 18 लाख रुपए हमने वापस करवाए हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, बहुत सारे नर्सिंग होम, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल बहुत ही शिद्दत के साथ, सेवा के साथ लोगों का इलाज कर रहे हैं, पर कुछ लोग इस महामारी में भी ये बेईमानी कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। जी, एक किल कोरोना अभियान का 3rd फेज आपने शुरू किया है और गांव-गांव में लोगों को एक तो वैक्सीनेशन के लिए जागृत कर रहे हैं, फिर उनको मेडिकल किट और काढ़ा वगैरह ये सब वितरित किया जा रहा है। सेकेंड वेव में हम देख रहे हैं कि गांव में भी कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, इसलिए 2 स्तर पर इसमें इस चैन को तोड़ने के काम किए गए हैं। पहला तो यह है शहरों में भोपाल में हमने प्रयोग किया, जिसको भोपाल मॉडल हम कह रहे हैं, जिसमें हमने जांच के पहले ही यदि किसी को सर्दी जुकाम बुखार है तो हमने कोविड सहायता केंद्र बनाए और उसमें हमने मेडिकल किट उपलब्ध कराई, जिसमें ये स्प्रेडिंग भी खत्म हो और उस की तीव्रता भी कम हो। और गांव में हम घर घर में ये सर्वे करा रहे हैं किल कोरोना अभियान के तहत, जिसमें जिसको भी ऐसे सिम्टम मिलेंगे उनकी जांच भी कराएंगे और प्राथमिक उपचार के लिए उन्हें मेडिकल किट उपलब्ध कराएंगे। इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि हमें इस चेन को पूरी तरह से ब्रेक करना है और जनता को कोरोना से बचाना है। वैक्सीनेशन को लेकर सवाल हैं। वैक्सीनेशन सहज तरीके से उपलब्ध हो जाए, लोगों की पहुंच में हो जाए, सुदूर अंचलों तक पहुंच में आ जाए, इसके लिए देखिए दो तरह का वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम तो है 45 साल से ज़्यादा उम्र का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से चल रहा है, वो हमें वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं, हम उसको बहुत सुचारू रूप से कर रहे हैं। दूसरा, मोदी जी को बहुत बधाई कि उन्होंने 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को भी वैक्सीन लगाने का, इस प्रोग्राम से जोड़ने का मौका दिया है। शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हम वो प्रोग्राम भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। टोटल प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट कर, पूरी तरह से हमारी सरकार पूरी तरह से वैक्सीन, पहले भी फ्री था, अभी भी फ्री है। 5 तारीख से हमने शुरू किया है, हफ्ते में 4 दिन होगा और लगातार नवीन जी इसके हम सेशंस बढ़ा रहे हैं। पहले दिन हमने 106 जगह पर किया, फिर हम 416 स्थान पर कर रहे हैं, फिर 980 स्थान पर कर रहे हैं और फिर हम 1408 स्थानों पर करेंगे। तो 15 मई तक लगभग हम 1.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगा देंगे। 14 हर स्थान पर 100 के हिसाब से लगाएंगे, करीब 14 लाख लोगों को, 15 लाख लोगों को हम वैक्सीन लगा देंगे 15 मई तक। 18 साल से ऊपर वाली, 45 साल वाली तो चल रही है, सेकंड डोज चल रही है। 15 मई तक 45 के बीच वाला, 18 से 35 में हम 15 मई तक लगभग 1418 केंद्र हम शुरू कर देंगे। हमारे पास 1.5 लाख वैक्सीन आ चुकी थी और 15 मई तक 1.5 लाख वैक्सीन और आ जाएगी।
और 9 लाख वैक्सीन दूसरी कंपनी की आएगी। कोवैक्सीन हमारे पास 1.5 लाख आ गई है, कोवैक्सीन का दूसरा लॉट 1.5 लाख का और आएगा, और कोविशील्ड का 9 लाख का हमारे पास डोजेस का कंसाइनमेंट आ जाएगा। तो हम टोटल मिलाकर इस पूरे अभियान को सुचारू करने की स्थिति में हमारी पूरी तैयारी, और इसके बाद धीरे धीरे आता जाएगा। हमने 45 लाख डोजेस का ऑलरेडी ऑर्डर दिया हुआ है, तो हमारा सुचारू वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलेगा और उससे जनता को निश्चित रूप से लाभ होगा। अंतिम प्रश्न क्या, बल्कि मैं स्वयं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि प्रदेश की जनता को बतौर चिकित्सा शिक्षा मंत्री, बतौर कोविड रोकथाम के प्रभारी, आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? देखिए, मैं तो जनता से यही अपील करूंगा कि इस महामारी का अंत केवल और केवल संक्रमण की चैन तोड़ने से होगा। हमें अपने को और अपने परिवार को बचाना है तो हमें संयम और अनुशासन का पालन करना होगा। सरकार कटिबद्ध है हर व्यवस्था को सुचारू करने के लिए, जनता को हर व्यवस्था देने के लिए, चिकित्सीय व्यवस्थाओं के उन्नयन के लिए हम लगे और इसमें हमने सफलता प्राप्त की है। तीसरी वेव की हम तैयारी कर रहे हैं, पर जरूरी यह है कि इसको जड़मूल से समाप्त करना है तो दबोचना पड़ेगा, और दबोच जब पाएंगे जब हम इस संक्रमण की चेन को तोड़ेंगे। ये संक्रमण वाला रोग है, इसलिए दुनिया में कहीं भी यदि मध्यम हुआ है तो वो केवल और केवल अनुशासन से हुआ है। हम अनुशासन का पालन करें, मास्क लगाएं, सुनिश्चित करें कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। समय कठिन है, चुनौती बहुत है, पर मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार हर चुनौती का सामना करेगी। जनता के हर तरह के कष्ट में उसके साथ वो खड़ी है। जनता भी हमारा साथ दे और कोरोना से अपने को और अपने परिवार को बचाए। तो रात का है प्रात निश्चित, अस्त का है उदय, कब किसी का ही रहा है एक जैसा समय। रह ना पाए दिन सरल जब, तो क्या रहेंगे कठिन और थोड़े दिन का धीरज रखना है, थोड़े देर का धैर्य रखना है। और कह रहे हैं कि मेरा नाम विश्वास नहीं है, विश्वास आपको रखना है सरकार की नीयत पर और अपने आत्मानुशासन पर। बहुत सारे पहलुओं पर सर, जिस तरह से आपने तथ्यात्मक और गंभीर विचार साझा किए, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।